चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट का डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध की। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने एक पूरी सभ्यता का भविष्य तय कर दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि ये पूरा युद्ध, जो इतिहास की किताबों में इतने बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज है, मात्र 3 घंटे में खत्म हो गया था। मतलब आज के समय में एक फिल्म जितनी देर में खत्म होती है, उतनी देर में इस जंग ने अगले 190 सालों तक इस पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। है ना कमाल की बात? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसके ऐतिहासिक कारण क्या थे, यानी ये पूरी कहानी बिल्डअप कैसे हुई। देखिए, कोई भी बड़ी जंग रातों रात नहीं होती। इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण थे जो एक प्रेशर कुकर की तरह दबाव बढ़ा रहे थे। पहला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस बात से खफा थे कि ब्रिटिश कंपनी अपनी व्यापारिक छूट का भारी मिसयूज कर रही थी, जिससे खजाने को सीधा नुकसान हो रहा था। दूसरा, अंग्रेजों ने बिना पूछे कलकत्ता में अपनी अवैध दीवारें और किलेबंदी शुरू कर दी थी, जो सीधे तौर पर नवाब की सत्ता को चुनौती थी। तीसरा बड़ा मुद्दा था कृष्णदास नाम का एक शख्स जो नवाब के खजाने से गबन करके भागा और अंग्रेजों ने उसे शरण दे दी। और चौथा, अंग्रेजों को शक था कि नवाब के फ्रांसीसियों से कोई गुप्त संबंध हैं। ये चारों बातें एक के बाद एक जुड़ती गईं और टकराव बिल्कुल तय हो गया। और फिर वो हुआ जो होना था। इन सब बातों से तंग आकर नवाब सिराजुद्दौला ने सीधा कलकत्ता पर हमला बोल दिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वो आखिरी ट्रिगर था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख दिया। इसके जवाब में कंपनी ने अपने बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी कमांडर रॉबर्ट क्लाइव को एक जोरदार जवाबी हमले के लिए मैदान में उतार दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है, षड्यंत्र और विश्वासघात का खेल। रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छी तरह जानता था कि आमने सामने की लड़ाई में नवाब की विशाल सेना को हराना लगभग नामुमकिन है। तो उसने क्या किया? उसने सीधे नवाब के इनर सर्कल, यानी उनके सबसे खास लोगों को तोड़ना शुरू किया। क्लाइव ने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर, उस दौर के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ, राय दुर्लभ और ओमीचंद को भारी रिश्वत दी। एक भी गोली चलने से पहले ही पर्दे के पीछे असली जंग लड़ी जा चुकी थी। यह सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आखिर कोई अपनी ही सेना को धोखा क्यों देगा? जवाब है सत्ता का लालच। मीर जाफर के साथ एक गुप्त समझौता हुआ। उसे अपनी ही सेना को धोखा देने और नवाब की पीठ में छुरा घोंपने के बदले सीधा बंगाल के नवाब की गद्दी का ऑफर दिया गया था। और फिर आता है 23 जून 1757 की वो ऐतिहासिक सुबह, प्लासी का मैदान। मैदान में दोनों सेनाओं का सेटअप देखकर कोई भी कह देता कि लड़ाई एक तरफा है। एक तरफ नवाब की फौज, 50,000 सैनिक, 40 भारी भरकम तोपें और जंगी हाथी, और उनके सामने कौन? क्लाइव की छोटी सी सेना जिसमें कुल मिलाकर सिर्फ 3,000 सिपाही, 800 यूरोपीय सैनिक और मात्र 8 तोपें थीं। ये बिल्कुल एक डेविड वर्सेस गोलियात वाला सीन था। आंकड़ों पर जाएं तो अंग्रेजों का बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट आता है। दोपहर के समय अचानक बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है। ये बारिश नवाब के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि उनका सारा बारूद खुले में पड़ा था और बुरी तरह भीग गया। वहीं दूसरी तरफ क्लाइव ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए अपने सीमित बारूद को तिरपाल से ढक दिया। उनका गोला बारूद बिल्कुल सूखा और सेफ रहा। और ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसी चीजें तेजी से बदली। सुबह जंग शुरू हुई, दोपहर की बारिश ने नवाब के हथियारों को कबाड़ बना दिया, और दोपहर बाद वो धोखा सामने आया जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। मीर जाफर और उसके 15,000 सैनिक बस चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने एक हथियार तक नहीं उठाया। अपनी आधी से ज्यादा सेना को ऐसे मूक दर्शक बने देख नवाब को समझ आ गया कि गेम ओवर हो चुका है। मजबूरी में नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। हालांकि ये बताना भी बहुत जरूरी है कि नवाब की तरफ से हर कोई गद्दार नहीं था। मीर मदन और मोहनलाल जैसे वफादार कमांडरों ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने बेहद बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन चारों तरफ रची गई धोखेबाजी के आगे वो टिक नहीं सके और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जरा इस निर्णायक हार और इसके भयानक परिणामों पर नजर डालते हैं। मैदान से भागने के बाद सिराजुद्दौला की किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे पकड़ लिया गया और इतिहास की क्रूरता देखिए। मीर जाफर के ही बेटे मीरन ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और मीर जाफर, उसे वो गद्दी तो मिल गई जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन अब वो एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि कंपनी के हाथों की महज एक कठपुतली नवाब बनकर रह गया था।
अब देखते हैं कि अंग्रेजों के हाथ क्या लगा। जीत के बाद कंपनी को जो मिला वो अकल्पनीय था। उन्हें रातों रात बंगाल, बिहार और ओडिशा में असीमित टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। और तो और पूरे 24 परगना का विशाल इलाका सीधे उनके नियंत्रण में आ गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये आंकड़ा 1.77 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, आज के समय में भी ये एक बहुत बड़ी रकम है, तो 1757 में इसकी क्या वैल्यू रही होगी। युद्ध के हर्जाने के नाम पर अंग्रेजों ने बंगाल के खजाने से ये भारी भरकम रकम जबरन निचोड़ ली। इस एक जीत ने कंपनी को रातों रात बेहिसाब दौलत का मालिक बना दिया। और यहीं से असल मायने में ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। इस युद्ध का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत गहरा था। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। वहां से लूटी गई इस अकूत संपत्ति ने ही कंपनी को वो पावर दी जिससे उन्होंने अपनी सेना को बड़ा और आधुनिक बनाया। इसी पैसे से उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना शिकंजा कसा। ये वो पल था जहां से भारत पर 190 साल लंबे कॉलोनियल रूल की औपचारिक शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस के बाद ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे व्यापार करने आई एक छोटी सी यूरोपीय कंपनी ने सिर्फ अपनी राजनीतिक चालबाजी और धोखे के दम पर इतने विशाल साम्राज्य को 1900 सालों के लिए गुलाम बना लिया। प्लासी हमें ये सिखाता है कि कई बार इतिहास की दिशा तोपों से नहीं बल्कि बंद कमरों में हुए विश्वासघात से बदल जाती है। आप खुद सोचिए कि अगर उस दिन वो धोखा ना हुआ होता तो आज हमारा इतिहास क्या होता। इस अहम विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि इस चर्चा से आपको इतिहास के इस महत्वपूर्ण पन्ने को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।